Hello friends, hi, this is Devashish Mishra and today I am here to discuss on the chapter compaction. Compaction is a process by which the soil particles are rearranged artificially into a closer state of contact. तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो compaction में होता क्या है बेसिकली कि जो soil particles होती हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है आर्टिफिशियली इनटू ए क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे होती है उनसे क्लोजर स्टेट में चली जाती है ड्यू टू वो मैकेनिकल मीन्स से हो सकता है, मैकेनिकल मीन्स की वजह से हो सकता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉइड्स रेशियो या फिर पोरोसिटी कह सकते हो ऑफ सॉइल एंड दस इंक्रीज इट्स ड्राई डेंसिटी। यानी कि मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज अ प्रोसेस by which the soil particles are artificially rearranged and packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to decrease the porosity, या फिर कहो कि और voids ratio of the soil and thus increase its dry density। यानी ये रही डेफिनेशन कॉम्पैक्शन। समझ में आ रहा है? इट इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल पार्टिकल्स आर आर्टिफिशियली रीअरेंज्ड and packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to decrease the porosity or voids ratio of soil and thus increase its dry density। हमें पता है, क्या पता है कि कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। कंसोलिडेशन जो होता है ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ये, जबकि हमारी कॉम्पैक्शन जो होती है ये कंसोलिडेशन के कंपैरिजन में ये रैपिड प्रोसेस होता है। और कंसोलिडेशन जो है ये वॉइड्स यानी कि वाटर कंटेंट निकालने में, मतलब वाटर निकालने में जो डिक्रीज होता है उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। कंपैक्शन इज मोर रिलेटेड टू एयर वॉइड्स, रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स। समझ में आ रहा है कि कुछ डिफरेंसेस है कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन जो है वो नेचुरल फेनोमेनन है एंड कंपैक्शन इज एन आर्टिफिशियल फेनोमेनन, ठीक है। एंड सो इन 1933 प्रोक्टर जो एक साइंटिस्ट थे, प्रोक्टर showed that there existed a definite relationship or relation between the soil water content
dry density to which a soil might be compacted. तो 1933 में प्रोक्टर साहब ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि there existed a definite relation between the soil water content and degree of dry density to which the soil might be compacted. तो compaction के दौरान एक वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी की एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है वो प्रोक्टर साहब ने दिखाया था उनके टेस्ट के दौरान, जिसको माना जाता है, कहा जाता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट. समझ में आ रहा है? और इन्होंने ये भी बात कही थी, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंटिन्यूएशन में, एंड दैट फॉर ए specific amount of compaction energy applied on the soil, there was a water content termed as optimum water content at which a particular soil attained maximum density. तो इन्होंने कहा, प्रोक्टर साहब ने, मतलब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट की बात इन्होंने करी कि फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी आप जो अप्लाई कर रहे हो, उस कंपैक्शन एनर्जी की करस्पॉन्डिंग एक वाटर कंटेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है, जिसको कहते हैं ऑप्टिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच अ पर्टिकुलर सॉइल अटेन्ड द मैक्सिमम डेंसिटी. यानी कि एट ऑप्टिमम वाटर कंटेंट. व्हाट इज ऑप्टिमम वाटर कंटेंट? इसका डिफिनेशन यहां से पता चल रहा है. क्या है कि ऑप्टिमम वाटर कंटेंट ऐसी वाटर कंटेंट है जहां पर डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी. समझ में आ रहा है? तो मेथड्स और टाइप्स ऑफ कंपैक्शन, किस तरह से आप कंपैक्शन कर सकते हो. एक तो है आपका डायनामिक कंपैक्शन आप कर सकते हो. देयर इज अ डायनामिक कंपैक्शन. एक है स्टैटिक कंपैक्शन. एक नीडिंग के मदद से कर सकते हो. एंड देयर इज आल्सो वाइब्रेटरी कंपैक्शन. वाइब्रेशन के साथ आप कंपैक्शन कर सकते हो वाइब्रेशन की मदद से. ये कुछ इंट्रोडक्शन थी चैप्टर के रिलेटेड. लेट अस नाउ स्टार्ट रीडिंग अबाउट द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट. क्या स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है एक्चुअली में? So let us start reading about the standard Proctor test. तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. पहले तो the test equipment consist of, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें हैं टेस्ट इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ. ये कुछ लिस्ट है. इसमें मोल्ड होता है, कोलर होता है, एक बेस प्लेट होती है, और इसके साथ आपको एक रैमर की जरूरत पड़ती है. सो यू हैव अ मोल्ड, कोलर, बेस प्लेट एंड ए रैमर. ठीक है. अब मैं इसकी फिगर आपको दिखाऊंगा. पहले तो ये मोल्ड की मैं कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ. ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये मोल्ड जो है इसकी इंटरनल डायमीटर होती है करीबन 10.15 सेंटीमीटर या फिर 4 इंचेस, और इसकी इंटरनल इफेक्टिव हाइट जो होती है वो 11.7 सेंटीमीटर या फिर 4.6 इंचेस की होती है. समझ में आ रहा है? और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 0.945 लीटर के आसपास होती है. अब मैं कोलर की स्पेसिफिकेशन अगर बताऊं तो ये इसकी इफेक्टिव हाइट के बारे में बताओ कोलर की.
तो वो लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी कि 2 इंचेस के आसपास। और अगर मैं रैमर की बात बताऊं तो रैमर जो होता है वो उसकी मास होती है 2.5 kg। 2.5 kg की उसकी मास होती है, या फिर 5.5 पाउंड्स कह सकते हो। एंड उस रैमर को ना आप ऐसे पकड़ के उसको गिराते हो, कितने हाइट से? फॉलिंग थ्रू ए हाइट ऑफ 30.5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 इंचेस के आसपास। 30.5 सेंटीमीटर से आप उसको गिरा रहे हो। तो ये कुछ इनकी स्पेसिफिकेशंस थी। मोल्ड, कॉलर, बेस प्लेट और रैमर होता है। मोल्ड में इंटरनल डायमीटर उसकी 10.15 सेंटीमीटर, यानी कि इंटरनल डायमीटर, उसकी इफेक्टिव हाइट होती है 11.7 सेंटीमीटर, कैपेसिटी होती है 0.945 लीटर। तो ये समझने के लिए मैं ये फिगर दिखा रहा हूँ। इस फिगर में आप देखना कि ये जो है ना, ये है मोल्ड, ये मोल्ड है नीचे, ऊपर है कॉलर। ये जो देख रहे हो आप, ये बेस प्लेट है। समझ में आ रहा है? ये जो आप देख रहे हो मोल्ड, ये मोल्ड की जो डायमीटर होती है वो 10.15 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है यहाँ पे इफेक्टिव हाइट, ये 11.7 सेंटीमीटर होती है, और कैपेसिटी इसकी 0.945 लीटर के आसपास। ऊपर देख रहे हो कॉलर, कॉलर की हाइट अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 2 इंचेस। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो लंबा वाला, इसको कहते हैं रैमर, जिसकी वेट करीबन 2.5 kg के आसपास होती है, या फिर 5.5 पाउंड्स कह सकते हो। और इसको उठा के, ये बॉल देख रहे हो ना, इसको उठा के गिराया जाता है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30.5 सेंटीमीटर। सेकेंड लाइन पढ़ो, क्या दिया गया है? द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ कंपैक्टिंग ए सॉइल एट वेरियस वाटर कंटेंट्स इन द मोल्ड। मोल्ड में आप सॉइल रखोगे ऑफ वेरियस वाटर कंटेंट्स इन 3 इक्वल लेयर्स। अब जब सॉइल रख रहे हो उसको 3 इक्वल लेयर्स में आप रखना है, ठीक है? ईच लेयर बीइंग गिवन 25 ब्लोज ऑफ 2.5 kg रैमर ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30.5 सेंटीमीटर। तो हर लेयर को 25 ब्लोज देने होते हैं, मतलब हर लेयर पे 25 टाइम्स आपको रैमर को उठा के गिराना होता है। समझ में आ रहा है? सो द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ कंपैक्टिंग ए सॉइल एट वेरियस वाटर कंटेंट्स इन द मोल्ड इन 3 इक्वल लेयर्स। मतलब ये देखो, मतलब ये जो देख रहे हो आप, ये मान लो कि रैमर है, इसको आप गिरा रहे हो फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30.5 सेंटीमीटर, इसको गिरा रहे हो। और ये जो सॉइल है आप 3 इक्वल लेयर्स में रख रहे हो। जब इसको गिराते हो, हर लेयर पे आपको गिराना होता है। ऐसा नहीं कि 3 लेयर आपने बना लिया उसके बाद गिरा रहे हो। एक लेयर बनाओगे, फिर 25 ब्लोज दोगे, फिर दूसरा लेयर बनाओगे, फिर 25 ब्लोज दोगे, फिर तीसरा लेयर बनाओगे, फिर से आप 25 ब्लोज देंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, the dry density obtained in each test is determined by knowing the mass of the compacted soil and its water content. So, dry density obtained in each test is determined by knowing the mass of the compacted soil and its water content. जो compacted soil था उसकी mass आप निकाल सकते हो, और उसकी water content की मदद से हम dry density जो है निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है dry density जो होता है उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है? ड्राई डेंसिटी इज इक्वल्स टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस W, where W इज द वाटर कंटेंट। समझ में आ रहा है? ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, जहां पर हमारी बल्क डेंसिटी क्या है? मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि जो आप मोल्ड ले रहे हो उसकी वॉल्यूम, जो आपको पता हो क्योंकि आपको मोल्ड की डायमेंशंस पता है। समझ में आ रहा है? और जो मास है सॉइल, उसमें जितनी सॉइल आप ले रहे हो उसकी मास फाइंड करो तो आपको बल्क डेंसिटी मिलेगी। एंड बल्क डेंसिटी जब आपको मिलेगी, आप ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हो बेसिंग ऑन बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। वही चीज थर्ड पॉइंट में लिखी गई है। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा गया है कि द कंपैक्टेड एनर्जी यूज्ड फॉर दिस टेस्ट इज 6065 kg सेंटीमीटर पर 1000 मीटर ऑफ सॉइल, या फिर 595 किलो जूल्स पर मीटर क्यूब। यानी कि जो कॉम्पैक्टेड एनर्जी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो कितनी है? 595 किलो जूल्स पर मीटर क्यूब, या फिर 6065 kg सेंटीमीटर पर 1000 मीटर ऑफ द सॉइल। समझ में आ रहा है? उसके बाद लिखा गया है कि about 3 kg of air dried and pulverized soil passing a 4.75 mm sieve is mixed thoroughly with a small quantity of water। यानी कि पहले तो आप बल्क सॉइल लो, जहां से भी आप लेना चाहते हो, उसको 4.75 mm के सीव से पास करवाओ। जो चीजें जितनी पास होगी उसको टेस्ट के लिए लिया जाता है। मतलब ये आप देखो
कि ये जो है हम सॉइल ले रहे हैं, इट इज फ्रॉम द फील्ड, इसको हम 4.75 mm सीप से पास करवाएंगे और जितना बचेगा उतना लेंगे और उसकी मास हम लेंगे। समझ में आ रहा है? और जितना लिया गया है उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग जो है इसमें वाटर ऐड करते हैं। नाउ द मिक्सचर इज कवर्ड विद द वेट क्लॉथ एंड लेट फॉर मैच्योरिंग टाइम ऑफ अबाउट 5 to 30 मिनट्स टू परमिट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे इस मिक्सचर को वेट क्लॉथ से कवर किया जाता है एंड इसको छोड़ दिया जाता है फॉर अ मैच्योरिंग टाइम ऑफ अबाउट 5 to 30 मिनट्स टू परमिट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सो दैट जो पूरी सॉइल है उसमें वाटर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। इसी कारण से हम जो है इसको छोड़ देते हैं। We leave it for some time. The quantity of water to be added for the first test depends upon the probable optimum water content for the soil. क्या water content होगी? The initial water content may be taken as 4% for coarse grained soils and 10% for fine grained soils. अगर coarse grained soils है तो 4% water content लेके चलो या फिर मान के चलो, अगर fine grained soils है तो 10% मान के चलो। The empty mold attached to the base plate is weighed without collar. Collar के बगैर, यहाँ पे collar देखो अटैच नहीं किया गया है, so without collar पहले तो इसकी weight ली जाती है, ठीक है, empty mold की, इसमें कुछ रखा नहीं गया है, soil अभी तक रखा नहीं गया है, so the empty mold attached to the base plate is weighed without collar। समझ में आ रहा? अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, the collar is then attached to the mold, उसके बाद collar को अटैच करो mold के साथ, and the mixed and mature soil is then placed in the mold and compacted by giving 25 blows of primer uniformly distributed over the surface such that compacted height of soil is about 1/3 of the height of the mold। यानी कि ये कह रहा है अभी आप collar को अटैच करो, collar को अटैच करने के बाद उस पे आप soil ऐड करो and soil ऐड करने के बाद आप 25 blows दो such that the height of the compacted soil will be approximately equal to 1/3 of the height of the mold। समझ में आ रहा है? यानी कि ये इसमें ये कॉलर है, इसको हम अभी अटैच करेंगे, ठीक है, ये देखो अटैच कर दिया गया है और अटैच करने के बाद हम जो है सॉइल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो डालने के बाद हम इस पे कॉम्पैक्शन कर रहा है, कॉम्पैक्शन यानी कि 25 ब्लोज दिया जा रहा है such that अब जो जितनी भी आप सॉइल डालोगे वो 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द मोल्ड ली जाएगी। अब देखो, the second and third layers are similarly compacted and each layer being given 25 blows। इसी तरह सेकेंड लेयर डालो, उसी तरह थर्ड लेयर भी डालो, ये देखो थर्ड लेयर तक डाला गया है, फिर से इस पे क्या किया जाएगा, 25 ब्लोस दिए जाएंगे, हर लेयर पे 25 ब्लोस दिए जाते हैं, 1/3 1/3 1/3 करके पूरा फुल किया जाता है टू द हाइट ऑफ द मोल्ड। समझ में आ रहा है? देन पूरी हाइट फिलअप होने के बाद क्या किया जाएगा, आप सोचो, कॉलर को रिमूव कर दिया जाएगा और जितनी भी एक्सेस होगी उसको निकाल दिया जाएगा। इट विल बी ट्रिम्ड ऑफ, यहाँ पे लिखा गया है। सो द कॉलर इज रिमूव्ड एंड द एक्सेस सॉइल इज ट्रिम्ड ऑफ टू मेक इट लेवल एट द टॉप ऑफ द मोल्ड। ठीक है, इसकी फिगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। द वेट ऑफ द मोल्ड, बेस प्लेट एंड कॉम्पैक्टेड सॉइल इज टेकन। फिर मोल्ड, बेस प्लेट और कॉम्पैक्टेड सॉइल की जो टोटल वेट है उसको लिया जाता है। तो पहले हमने सिर्फ और सिर्फ मोल्ड, खाली मोल्ड की ली थी विद बेस प्लेट, अब मोल्ड, बेस प्लेट विद कॉम्पैक्टेड सॉइल की ले रहे हैं, यानी कि दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉम्पैक्टेड सॉइल की वेट जो है वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन एंड केप्ट फॉर वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन। तो एक रिप्रेजेंटेटिव आप सैंपल लेते हो जो कॉम्पैक्टेड सॉइल है मोल्ड से, हालांकि ऐसा किया जाता है कि ऊपर से थोड़ा, नीचे से थोड़ा और बीच से थोड़ा लिया जाता है फॉर वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन। इस तरह से लिया जाता है, सो दैट अपर लेयर, लोअर लेयर एंड मिडिल लेयर से थोड़ा थोड़ा लिया जाता है फॉर वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन। नीचे से कैसे लिया जाता है, बिकॉज जो बेस प्लेट है इट इज डिटैचेबल बेस प्लेट, याद रखना। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो एक फिगर में आपको दिखाऊं, ये देखो हमने कॉलर निकाल दिया है और ऊपर की सरफेस कुछ इस तरह से है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिम ऑफ कर देंगे। ट्रिम ऑफ करने के बाद
ये कुछ इस तरह से बन जाएगी और इसका हम वेट ले लेंगे। समझ में आ रहा है? और जो हमने कॉम्पैक्टेड सॉइल से थोड़ा बहुत लिया वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए, उसके बाद क्या किया जाता है, उस पूरे कॉम्पैक्टेड सॉइल को इट इज टेकन आउट ऑफ द मोल्ड एंड ब्रोकन विथ हैंड एंड रीमिक्स्ड विथ रेज वाटर कंटेंट। उसको आप पूरा निकालो, उसको फिर से मिक्स करो और उसमें और वाटर कंटेंट बढ़ा दो, ठीक है, और वाटर कंटेंट बढ़ा दो और उसको प्रिपेयर करो नेक्स्ट टेस्ट के लिए, फिर से और एक राउंड के लिए। After allowing for maturing time, the soil is compacted in the mold in 3 equal layers as described earlier, and the corresponding dry density and corresponding water content is determined. So इसके साथ क्या होता है कि हम उसको मैच्योरिंग टाइम के लिए फिर से छोड़ते हैं और मैच्योरिंग टाइम छोड़ने के बाद वही प्रोसीजर फॉलो करते जाते हैं। उसको 3 इक्वल लेयर्स में डिवाइड करेंगे, हर लेयर को 25 ब्लोस देंगे और उसके बाद वही प्रोसीजर रिपीट किया जाता है। द टेस्ट इज रिपीटेड ऑन सॉइल सैंपल विद इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट्स। वाटर कंटेंट्स बढ़ाते जाओ तो वो प्रोसीजर रिपीट किया जाता है, टेस्ट को रिपीट किया जाता है। एंड ए कॉम्पैक्शन कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द वाटर कंटेंट्स एज एब्सिसा एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी एज ऑर्डिनेट। यानी कि वाटर कंटेंट को आप एक ये करने के बाद तो आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हो, हर वाटर कंटेंट के लिए आपकी एक ड्राई डेंसिटी निकल रही है, हर वाटर कंटेंट के लिए आपकी एक ड्राई डेंसिटी निकल रही है। तो ऐसे करते करते आप रिकॉर्डिंग करते जाओ, आप लिखते जाओ कि कैसे कितनी आ रही है फॉर पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, व्हाट इज द ड्राई डेंसिटी। तो इस तरह से आप एक कर्व प्लॉट करोगे और वो कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है वो कर्व जहाँ पे आप ड्राई डेंसिटी ले रहे हो एज ऑर्डिनेट और वाटर कंटेंट ले रहे हो एज एब्सिसा। तो आपकी जो कर्व होती है कुछ इस शेप में होती है, ये वाली शेप। तो आप देख रहे हो जो मैक्सिमम है, जो मैंने पहले ही डेफिनेशन में बताया था फॉर इंट्रोडक्शन, जो मैक्सिमम है उस वक्त जो वाटर कंटेंट होता है उसको OMC यानी कि ऑप्टिमम वाटर कंटेंट कहते हैं, और यहाँ पे ड्राई डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। ये जो लाइन देख रहे हो वो है जीरो एयरवर्ड्स लाइन। समझ में आ रही है? तो ये थी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की कहानी। इसके बाद हम इस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे अभी कि जीरो एयरवर्ड्स लाइन क्या है। होपफुली आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इवन इफ कहीं पे आपको कुछ डाउट है तो फिर से आप ये देखिए वीडियो और फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट अस मूव फॉर्थ एंड डिस्कस अबाउट व्हाट इज दिस जीरो एयरवर्ड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में एक कर्व ड्रॉ किया जाता है, वो है ड्राई डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वर्सेस वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। तो ये एक पैटर्न बनता है कि पहले तो वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता रहता है वो बढ़ता जाता है, फिर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट की बारी आती है और फिर वहाँ से डिक्रीज करता जाता है। मतलब एक ऑप्टिमम वाटर कंटेंट अगर अटेन हो गया जहाँ पे जो डेंसिटी है वो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम है और उसके दोनों तरफ क्या है, देयर विल बी अ डिक्रीज इन ड्राई डेंसिटी विथ वाटर कंटेंट। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये लाइन डिस्क्राइब कर रही है हमारी पोरोसिटी एयर कंटेंट ऑफ 5%। अब देखो मैं यहाँ पे ये परसेंटेज एयरवर्ड्स दिखा रहा है 5%, ये परसेंटेज एयरवर्ड्स है, सॉरी NA रिप्रेजेंट्स परसेंटेज एयरवर्ड्स ऑफ 5%। यहाँ पे एक लाइन पास करती है कुछ इस तरह से जिसको हम लोग कहते हैं जीरो एयरवर्ड्स लाइन। जरा गौर करना, जीरो एयरवर्ड्स लाइन यानी कि नाम से क्या पता चलता है कि जीरो एयरवर्ड्स लाइन, ये तो लाइन है हमें पता है, लेकिन जीरो एयरवर्ड्स लाइन है यानी कि जिस कंडीशन में एयरवर्ड्स हो ही नहीं उस कंडीशन में जो लाइन मिलेगी हमको वो जीरो एयरवर्ड्स है। ये 5% की है, ये जीरो एयरवर्ड्स है। तो ये कभी अटेन होती ही नहीं है, दिस इज नेवर अटेन्ड, दिस इज जस्ट एन आइडियल केस नॉट अ प्रैक्टिकल केस। ओके, तो अगर मैं तो पहले डेफिनेशन लिखता हूं कि एयरवर्ड लाइन क्या है, उसके बाद जीरो एयरवर्ड लाइन पे जाएंगे। ए लाइन which shows the water content comma dry density relation
dry density relation for the compacted soil containing a constant percentage airwords is known as an airwords line. An airwords line and is given by rho d is equal to 1 minus eta a into g gamma w upon 1 plus w into g. समझ में आ रहा है? Where eta a क्या है? It is percentage airwords, जैसे कि मैंने कहा था, it is percentage airwords. g क्या है? Specific gravity. It is specific gravity. And W तो आप जानते हो water content of the compacted soil. Rho d है dry density. ठीक है? So what is my airwords line? Airwords line क्या है? It is a line which shows the water content dry density relation for a compacted soil containing a constant percentage airwords. That is known as airwords line. यानी कि जो रिलेशन दिखाए between water content and dry density for a compacted soil for a constant airwords, जैसे कि ये वाली लाइन है, इस पूरे लाइन में ये आपको रिलेशन इन दोनों के बीच ही दिखा रहा है, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट. लेकिन इस लाइन के पूरे मतलब दौरान जो परसेंटेज एयरवर्ड्स है दैट इज इक्वल टू 5%, उसको कहते हैं एयरवर्ड्स लाइन. तो जीरो एयरवर्ड्स लाइन क्या है? जहां पे परसेंटेज एयरवर्ड जीरो हो जाए. तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, the line showing the dry density as a function of water content for soil containing no airwords is called zero airwords line. जीरो एयरवर्ड्स लाइन, और इस जीरो एयरवर्ड्स लाइन को सैचुरेशन लाइन भी कहा जाता है. इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेशन लाइन. एंड याद रखो, एंड इज एस्टैब्लिश्ड बाय इक्वेशन. एक इक्वेशन के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया जाता है, और वो इक्वेशन है रो डी इज इक्वल टू, क्या है रो डी? जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, जहां पर हम मान के चल रहे हैं S इज इक्वल टू 1 या फिर 100%. अगर S है फॉर ए कांस्टेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो ये बन जाता है जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय एस. ये बात मैंने पहले भी कही है आपको प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस के चैप्टर में. तो a line showing the dry density as a function of water content for soil containing airwords is called zero airwords line. समझ में आया? तो इस तरह से
जीरो एयरवर्ड्स लाइन क्या है मैंने आपको बताया। अब जो है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के बाद मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट आया। अब ये मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट इज अ न्यू वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट की बेसिक्स जो है एक ही है, बट कुछ चीजें चेंज हुई हैं और वो चीजें प्रोसीड्यूर में चेंज नहीं हुई है, वो चीजें चेंज हुई है इक्विपमेंट्स में, वो चीजें चेंज हुई है उनके डायमेंशंस में। समझ में आ रहा है? वो चीजें चेंज हुई है इन द नंबर ऑफ ब्लोस गिवन। तो बस मैं एक मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के कंपैरिजन के हिसाब से आपको मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट बताऊंगा अभी। सो लेट्स स्टार्ट मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट को मॉडिफाइड एशो टेस्ट भी कहा जाता है, वेयर एशो स्टैंड्स फॉर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ऑफिशियल्स। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो चेंजेस हुई है वो क्या है कि जब हम स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 3 लेयर में सॉल्व रख रहे थे, यहाँ पे 5 लेयर्स बनेगी। वही 25 ब्लोस दिए जाएंगे हर लेयर को। और जहां पर कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो हमारी रैमर थी उसकी वेट 2.5 kg के बराबर थी, यहाँ पे 4.5 kg के बराबर होती है। और इससे क्या होता है, अच्छी कंपैक्शन होती है, और अच्छी कंपैक्शन होगी तो अच्छी ड्राई डेंसिटी आपको मिलेगी, मतलब ज्यादा ड्राई डेंसिटी आपको मिलेगी। ठीक है? और जो रैमर है हमारी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के केस में 12 इंचेस से गिराया जा रहा था या फिर 30.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 18 इंचेस से गिराया जा रहा है। एंड जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी है हमारी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कितनी हुआ करती थी, 595 किलो जूल्स पर मीटर क्यूब। और एज कंपेयर टू अगर आप यहाँ पे बात करो तो वो एनर्जी बन जाती है समवेयर अराउंड 2647 किलो जूल्स पर मीटर क्यूब या फिर 27,260 केजी सेंटीमीटर पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? यानी कि इट इज nearly equal to 4.5 times the compactive energy applied during the standard Proctor test। ये कुछ चेंजेस हैं, तो इन सब चीजों को बढ़ाया गया है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ड्राई डेंसिटी होती है वो कर्व और ऊपर चली जाती है। जो कर्व हम ऑब्टेन कर रहे थे स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के दौरान, वही कर्व ऊपर चली जाती है और अच्छी ड्राई डेंसिटी हमको मिलती है, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है और ज्यादा मिलती है। तो वो देखते हैं कंपैरिजन करके ग्राफ के अनुसार। वो ग्राफ के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से चेंजेस होती हैं। ये वही ग्राफ है बट इसमें हम लोग कंपैरिजन के तौर पर देखेंगे। यहाँ पे हम क्या लेते थे, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, इसको याद रखो। यहाँ पे क्या लिया जाता है, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, और यहाँ पे क्या लिया जाता है, ड्राई डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? अब जो मुझे मिल रही थी ये क्या मिल रही थी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के दौरान, वही मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में क्या हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें ड्राई डेंसिटी जो है, यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ये ऑब्टेन हो रही थी और ऑप्टिमम वाटर कंटेंट करेस्पॉन्डिंगली ये था। अब ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन हो रही है ये, और मैक्सिमम वाटर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट बन गई ये, मतलब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट और कम हो गया और ड्राई डेंसिटी बढ़ गई। ऑप्टिमम वाटर कंटेंट कम हो गया, ड्राई डेंसिटी बढ़ गई। ये है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। समझ में आ रहा है? और ये जो है ये हमको मिला था स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। मतलब मॉडिफाई करने का सिर्फ जो एडवांटेज था वो क्या था कि बेटर डेंसिटी आप पाओ और भी ड्राई डेंसिटी आप पाओ और ऑप्टिमम वाटर कंटेंट को कम कर दो। और यही चीज आप क्लियरली वहां पे सोचो, रिकैपिचुलेट करो कि जब मैंने पहले बताया था कि हर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए एक वाटर कंटेंट होता है जिसको ऑप्टिमम वाटर कंटेंट कहते हैं, और उस ऑप्टिमम वाटर कंटेंट के दोनों तरफ जो वाटर कंटेंट अगर बढ़ाओ या घटाओ तो ड्राई डेंसिटी कम ही होती है। उसी तरह से देखो हर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए ऑप्टिमम वाटर कंटेंट होता है, तो उस डेफिनेशन को याद रखना। और जीरो एयरवर्ड लाइन कहां से पास हो रही होगी, यहीं से कहीं पास हो रही होगी हमारी जीरो एयरवर्ड लाइन, जीरो एयरवर्ड लाइन।
की बात मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट की। अब हम बात करेंगे अबाउट कंपैक्शन टेस्ट की। तो अबाउट कंपैक्शन टेस्ट में क्या होता है, ये वैसे ही प्रोसीडियर होती है, क्वाइट सिमिलर टू द प्रोक्टर टेस्ट। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या होता है इसमें। अबाउट कंपैक्शन टेस्ट में एक मेटल सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसकी इंटरनल डायमीटर 5.2 सेंटीमीटर होती है और इफेक्टिव हाइट जो है उस सिलेंडर की 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ये जो मेटल सिलेंडर होता है, ये मेटल सिलेंडर जो होता है, इट इज क्लैम्प्ड टू द बेस, ये बेस को क्लैम्प होके रहता है। एंड ये जो ओवन ड्राइड सॉइल होता है, ओवन ड्राइड सॉइल 200 ग्राम आप लेते हो, उससे वाटर ऐड करते हो, वाटर ऐड करने के बाद इट इज कॉम्पैक्टेड इन द सिलेंडर। कैसे कॉम्पैक्ट किया जाता है? एज यूजुअल एक रैमर की मदद से कॉम्पैक्ट किया जाता होगा। तो जो रैमर होता है वो 2.5 kg का रैमर होता है। और इसकी स्पेसिफिकेशन और बताऊं तो ये जो 2.5 kg की रैमर होती है, इसकी सर्कुलर फेस की जो डायमीटर होती है वो 5 सेंटीमीटर डाया होती है। समझ में आया? इसकी जो सर्कुलर फेस होगी ना रैमर की, इस तरह से रैमर होता होगा। तो ये जो रैमर की सर्कुलर फेस है, इसकी डायमीटर 5 सेंटीमीटर डाया है। और ये जो हाइट से गिराते हैं, कितनी हाइट से गिराते हैं? 35 सेंटीमीटर हाइट से गिराते हैं। इसको याद रखना, 35 सेंटीमीटर से इसको गिराया जाता है, ठीक है। अब याद रखो कि एक लाइन लिख लेना कि द अपर portion of the stem, the upper portion of the stem of the rammer is graduated in millimeters, is graduated in millimeters. The height of the compacted specimen, the height of the compacted specimen may be determined from reading on the graduated stem of the rammer, graduated stem of the rammer। तो क्या कह रहा है कि जो रैमर की स्टेम है उसके अपर पोर्शन में, the upper portion of the stem of the rammer is graduated in millimeters। वहाँ पे graduations आपको दिखाई देंगी। तो अगर graduations है तो जो compacted soil है उसकी height हम measure कर सकते हैं। The height of the compacted specimen may be determined from the reading on the graduated stem of the rammer। तो जो rammer है उस पे graduations है उसकी stem पे, तो कितनी compaction हुई वो graduations की मदद से हम वो compacted soil की height measure कर सकते हैं। अब हमें क्रॉस सेक्शन तो पता है और हाइट अभी पता चल गया फ्रॉम द ग्रेजुएशंस, तो इससे वॉल्यूम निकल जाता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वॉल्यूम निकलने के बाद हम ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो मास पता है, हमने मास लिया है 200 ग्राम्स, तो हमको मास भी पता है और वॉल्यूम भी निकल गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम विल गिव अस ड्राई डेंसिटी, ठीक है। सो ए नंबर of such specimen are compacted at varying water content and graph is plotted between dry density and water content.
ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। समझ में आया? सो ऐसी अलग अलग हम लोग रीडिंग्स लेंगे और रीडिंग्स लेने के बाद हम जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो करते आए हैं ड्राई डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट। समझ में आ रहा है? तो ये थी अबाउट कंपैक्शन टेस्ट के बारे में। अब लास्ट टेस्ट जो है वो है जोधपुर मिनी कंपैक्टर टेस्ट। ठीक है, तो जोधपुर मिनी कंपैक्टर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीड्यूर अप्लाई किया जाता है, वही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। तो इसमें भी एक मोल्ड होता है जिसकी इंटरनल डायमीटर है करीबन 79.8 mm के आसपास, इंटरनल हाइट है 60 mm और कैपेसिटी है 0.3 लीटर की। तो इस टेस्ट में आपको क्या पता चल रहा है कि आपको इनके डायमेंशंस याद रखनी है। प्रोसीड्यूर तो वही है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के जैसा ही है करीबन। अब यहाँ पे एक चेंज है कि यहाँ पे एक डायनामिक रैमिंग टूल है। याद रखना, यहाँ पे एक डायनामिक रैमिंग टूल है जिसको कहा जाता है 2.5 kg DRT। इसका नाम क्या है? 2.5 kg DRT। ठीक है, डायनामिक रैमिंग टूल। एंड मतलब इसकी जो वेट होगी 2.5 kg की होगी एंड इट फॉल्स थ्रू a height of 25 cm and falls over a 50 mm in dia and 75 mm in height। और यहाँ पे जो कॉम्पैक्शन होता है वो 2 लेयर्स में कॉम्पैक्शन किया जाता है इन 2 लेयर्स और हर लेयर पे 15 ब्लोस दिए जाते हैं। तो 15 blows are given to each layer and the compactive energy here is 6250 kg centimeter per 1000 centimeter cube या फिर 613 kg per meter cube। याद रखना। तो ये है कुछ स्पेसिफिकेशन जोधपुर मिनी कॉम्पैक्टर टेस्ट की। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है अबाउट कॉम्पैक्शन। इस कॉम्पैक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा कि कॉम्पैक्शन क्या है, कंसोलिडेशन से वो कैसे अलग है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट क्या है, प्रोक्टर ने जो चीज़ बताई थी वो क्या थी, और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हम कैसे प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं, उसकी प्रिंसिपल क्या है और वो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट से कैसे अलग है। फिर हमने पढ़ा अबाउट कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या है और फिर आखिर में हमने पढ़ा जोधपुर मिनी कॉम्पैक्टर टेस्ट क्या है। और इस सब से हमने एक ग्राफ भी पढ़ा और ग्राफ में हमने जीरो एयरबोर्ड लाइन क्या है वो भी जाना। इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस कीजिए, इसको और एक बार पढ़िए और थॉरोली क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।